आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मनी मैट्रिक्स। तो गाइस ऑलरेडी म्यूचुअल फंड पे 2 चैप्टर हम लोग रिलीज़ कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख लीजिए। ये चैप्टर 3 है, तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 2 में हम लोगों ने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो गाइस द कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? इक्विटी एंड डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस आपने अगर मेरा वीडियो देखा है तो ऑब्वियसली आप बिना कुछ सोचे आंसर दे पाओगे डायरेक्टली, ऑल द अबव। ओके, बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन हाउ आर द स्टॉक्स क्लासिफाइड? बिग, मीडियम एंड स्मॉल, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप, नो सच क्लासिफिकेशन इज डन। तो आंसर इज बी। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन एंडेड स्कीम्स? ओपन एंडेड स्कीम क्या होती हैं गाइस? ऑप्शंस पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। ओपन एंडेड क्या होती हैं? जिसमें कभी भी एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। तो कौन सा होगा गाइस इसमें? पहला वाला, ठीक है। इट अलाउज इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट मनी एंड विदड्रॉ एट ऑल टाइम, ठीक है। इसमें आप कभी भी एंट्री और एग्जिट ले सकते हो। व्हाट मिनिमम इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज ए मस्ट फॉर इक्विटी लार्ज कैप फंड्स? अभी गाइस लार्ज कैप फंड है तो उसमें क्या है, सेबी के रूल के हिसाब से है कि आप लार्ज कैप फंड हो तो आप क्या करना है, आपको लार्ज कैप में ही पैसा डालना है। पर उसका एक कैप फिक्स किया हुआ है कि आपको इतना तो मिनिमम डालना ही पड़ेगा। सो दैट इज 65% ऑफ द टोटल इक्विटी फंड शुड बी देयर इन लार्ज कैप ओनली, ठीक है। तो ये आप जब चैप्टर 2 का वीडियो देखोगे तो उसका जो डेफिनेशन है लार्ज कैप फंड का, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप 65% आपको उसमें डालना ही पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑफ फोकस फंड कैन होल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? तो गाइस इसका आंसर है 30। मैं बताया था फोकस म्यूचुअल फंड है तो उसका एक कैप फिक्स किया हुआ है, अपर कैप, वो है 30 का। अभी इसमें पूछा गया है कि कौन सी इसकी इक्विटी फंड की कैटेगरी नहीं है। मल्टी कैप इक्विटी है, ईएलएसएस इक्विटी है, फोकस फंड इक्विटी है, गिल्ड फंड डेट फंड है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला। तो आंसर इज डी। अभी इसमें पूछा गया डेट फंड की कौन सी कैटेगरी नहीं है। फ्लोटर फंड डेट है, लिक्विड फंड डेट है, आर्बिट्रेज फंड डेट है, मनी मार्केट फंड ये कौन सा है? आंसर बताइए इसका। इसका आंसर है सी, आर्बिट्रेज फंड। आर्बिट्रेज फंड क्या करता है? आर्बिट्रेज फंड आपका करता है, वो क्या करता है, प्राइस डिफरेंस जो क्रिएट होता है दो अलग मार्केट में, उसका वो बेनिफिट उठाता है, ठीक है। तो ये डेट फंड में नहीं आता है, ये बाकी के सारे डेट फंड्स में आते हैं, ठीक है गाइज। तो अभी हम लोग अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एन एफ ओ एंड ऑफर डॉक्यूमेंट्स। एन एफ ओ मतलब जैसे कोई कंपनी का जब नया शेयर आता है, जब मार्केट में नया शेयर आने वाला होता है तो उसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। मार्केट में जब कंपनियां शेयर लॉन्च करती हैं अपना, उससे पहले उसको आईपीओ बोलते हैं। सेम म्यूचुअल फंड में जब आता है तो उसको एनएफओ बोलते हैं। एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर एंड ऑफर डॉक्यूमेंट्स। मतलब जब भी एनएफओ आएगा तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स भी साथ में पब्लिश करता है। उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा रहता है वो सब अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो गाइस एनएफओ क्या होता है? एनएफओ इज न्यू फंड ऑफर एंड हाउ डज इट वर्क? अभी इसमें भी लिखा हुआ है जस्ट लाइक अ पब्लिक कंपनी ऑफर इट्स शेयर टू द पब्लिक बाय आईपीओ, एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑल्सो ऑफर यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड टू द पब्लिक बाय एनएफओ इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। अभी ये क्या एक प्रोसेस है ये फंड रेज करने का, ठीक है। अभी आप एनएफओ ला रहे हो, ठीक है ना, आप एनएफओ ला रहे हो मतलब मार्केट म्यूचुअल फंड मतलब ओपन होने से पहले आप उसको लेकर आए हो एनएफओ में, तो उसमें आपने एक फ़िक्स कर दिया एन बी 10 रुपीज़ का। तो जो भी पैसा आएगा आप उसको इसमें इन्वेस्ट करोगे और फिर वो अपना उसमें फिर चालू हो जाएगा, इन्वेस्टर्स आना जाना, उसमें पैसा इन और आउट चालू हो जाएगा। अच्छा, अभी इसमें जो मेन चीज़ है वो है
द AMC प्रिपेयर ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है, और वो परमिशन लेती है सेबी का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी NFO आता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ो। डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा रहता है, टाइटल क्या है स्कीम का, ठीक है, कौन सी कैटेगरी की है ना, कौन सी कैटेगरी की है, कहाँ कहाँ पैसा डालेगी, कितना कितना पैसा डालेगी वो, है ना, और क्या है, ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है वो, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी रहती है, जिससे आपको क्या अपना रिस्क, और जो हम लोगों ने पहले चैप्टर में जो डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड लेने से पहले क्या क्या वो देखना होता है, तो आप इसमें वो सब देख सकते हो, ठीक है। तो मेनली क्या क्या उसमें लिखा रहता है, 3 डेट जो NFO से रिलेटेड है। एक तो ओपनिंग डेट, कितनी तारीख को ओपन हो रहा है NFO, बंद कब हो रहा है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रीओपन कब होगा, ठीक है ना, समझ में आया। मतलब NFO आता है तो उसमें एक ओपनिंग डेट रहेगी, एक क्लोजिंग, मतलब 5 दिन के लिए ओपन हो रहा है तो उसमें पैसा डाल सकते हैं। फिर कुछ दिन के बाद जाके वो NFO क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा फॉर ऑल एंट्री एंड एग्जिट के लिए, ठीक है। तो ये 3 डेट है जो इम्पोर्टेंट है। अभी व्हाट इज़ OD, ऑफर लेटर क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो देखिए इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग सिर्फ नया फंड NFO बिना कुछ दे के इन्वेस्ट कर देते हैं। तो गाइस जो 7 पॉइंट्स हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे, क्या क्या चीज़ें म्यूचुअल फंड लेते टाइम देखनी है, वो तो आपको फॉलो करना ही है, चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड हो, ठीक है। तो अभी ये जो आ रहा है ऑफर लेटर, ऑफर डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ऑफर डॉक्यूमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट म्यूचुअल फंड स्कीम फॉर इन्वेस्टर। इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट एंड इट्स डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट aspects surrounding its management and maintenance, and the OD disclosure the following points। तो गाइस आपको ऑफर लेटर, ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ना ही पढ़ना है। अभी उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, एक तो डिटेल रहती है, इन्वेस्टमेंट रिलेशन ऑफिसर कौन रहेगा उसमें, AMC का डिटेल रहेगा, उसके डायरेक्टर्स का डिटेल, कस्टोडियन और रजिस्ट्रार कौन है, ठीक है। अच्छा ये कस्टोडियन और रजिस्ट्रार कौन होता है। कस्टोडियन मतलब म्यूचुअल फंड जो भी शेयर खरीदेगा वो शेयर अपने पास नहीं रखता है, वो रखता है कस्टोडियन के पास, ठीक है। तो उसमें उसका डिटेल रहेगा। रजिस्ट्रार कौन है, पेपर वर्क कौन देख रहा है आपका, है ना, पेपर वर्क जैसे कैम्स कार्वी ये लोग रजिस्ट्रार है, तो इसमें उनका भी डिटेल रहेगा कौन है। डिटेल ऑफ द ट्रांसफ़र एजेंट कौन है ना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन है उसका। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं ये सब उसमें रहेंगी, ठीक है। और जो ऑफर डॉक्यूमेंट वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, एक तो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और एक स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो गाइस आपको स्कीम जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वो सारी चीज़ें थोड़ा देखना रहता है उसमें, मेनली कि म्यूचुअल कौन सी ये म्यूचुअल फंड स्कीम है ना, कौन मैनेज करने वाला है उसको, है ना। थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको देखना ताकि आपको आइडिया लगे कि एक्चुअली में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करते हो, टू गेट द बेटर रिटर्न। बेटर रिटर्न कब आएंगे, तो आपको पता होगा कंपनी करने के वो म्यूचुअल फंड स्कीम पैसा लगाने कहाँ वाला है, तो आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया होना चाहिए, ओके। द थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज किम। किम क्या है, की इन्फॉर्मेशन रेफरेंडम, ठीक है। तो अभी देख लीजिए इसमें, द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर शुड रीड डिटेल ऑफ अ डॉक्यूमेंट once he has gained familiarity with the AMC he can just refer to CAM, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या है, आपको इसमें भी लिखा हुआ है जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो हैं, फर्स्ट टाइम जो ये रहते हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है ऑफर लेटर्स, ठीक है। आपको एक टाइम के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ा नॉलेज जब आएगा ना तब आपको स्क्रीनिंग कर सकते हो आप उसकी, है ना। आपको पूरा ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, पर आप जब नए हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना ही चाहिए, मैं तो ऐसा सजेस्ट करूँगा। अभी क्या है उसमें एक किम करके रहता है, किम क्या है उसमें की जो समराइज जो इंफॉर्मेशन रहती है उसको किम बोलते हैं, ठीक है। तो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है।
वो समरी है, जैसे मैं हर चैप्टर के एंड में समरी देता हूँ ना, की पॉइंट्स, ऐसे ही उसमें की पॉइंट्स जो रहते हैं ना उनको किम बोलते हैं। रिस्क फैक्टर इन म्यूचुअल फंड स्कीम। अच्छा, हर म्यूचुअल फंड में रिस्कोमीटर जो रहता है ना वो रहता है। अगर इक्विटी वाला है तो हाई साइड रहेगा और डेट वाला है तो लो साइड में रहेगा, ठीक है। व्हाट आर द स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर? सी, अभी स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर आर कॉमन और सेम फॉर ऑल द म्यूचुअल फंड स्कीम, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर, अभी गाइस आपको ये तो पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी दैट द फंड ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड, ठीक है। उसके बाद क्या, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये रिस्क तो उसमें रहने ही वाला है, पर आपको क्या थोड़ा एनालाइज करना है ना, ठीक है ना। और उसके बाद आपको खरीदना है। कोई भी म्यूचुअल फंड आपको गारंटी नहीं देता है कि वो आपको इतना रिटर्न देगा ही देगा, है ना। कोई ऐसा गारंटी आपको नहीं दे सकता है, तो ये आपको थोड़ा देखना है। अभी देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड यूनिट इन्वॉल्व investment risk such as volume trading, settlement risk, liquidity risk, default risk, etc. all type of loss of principal। आपका पैसा भी जा सकता है पूरा अगर आप गलत फंड में घुसोगे तो, ओके। तो इसलिए गाइस थोड़ा ये उसके बारे में पढ़ना है। जब भी आप एनएफओ कोई भी सिलेक्ट कर रहे हो एनएफओ, तो आपको उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स तो पता होना चाहिए। कौन सी कंपनी ऑफ़र कर रही है, क्या है स्कीम का डिटेल्स, किस कैटेगरी की है, किस में पैसा डालेगी, उसका ये कौन है, फंड मैनेजर कौन है, वो एक्सपेंस रेशियो वगैरह जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उस सबसे अपना रिस्क कैलकुलेट कर सकें, ओके। व्हाट आर द स्कीम स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर? अभी देखिए, आपका पैसा कहाँ लग रहा है, सबसे ज़्यादा रिस्क आपको कहाँ आएगा, इक्विटी में ही आएगा सबसे ज़्यादा रिस्क, है ना। तो आप जैसे इसमें लिखा हुआ है, द रिस्क अराइज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। अभी इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि वो पैसा आपका लगाएगा स्मॉल कैप में, तो ऑब्वियसली आपका रिस्क ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। अभी इन्वेस्टमेंट का टेक्निक्स क्या है, अभी वो मान लो स्मॉल कैप में भी जो बहुत ही ये छोटा कंपनी है उसमें लगाएगा तो आपका रिस्क और बढ़ जाएगा, ठीक है। एसेट एलोकेशन कैसा है, तो इस सब में आपका क्या हो जाएगा, रिस्क बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा। तो आपको अपने हिसाब से जो आपका रिस्क एपिटाइट है उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, ओके। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं उसमें। अब इसमें गाइस की पॉइंट क्या है, न्यू फंड ऑफर, एनएफओ को क्या बोलते हैं, न्यू फंड ऑफर इज एन इवेंट इन विच न्यू म्यूचुअल फंड ऑफर इट्स यूनिट्स टू द इन्वेस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट है और वो क्या बताता है अबाउट द प्रोडक्ट। जो भी आप स्कीम जो एनएफओ है उसका, उसके बारे में बेसिक डिटेल्स आपको सारा मिल जाएगा उसमें, ठीक है। एक किम करके होता है, किम क्या होता है, क्या समरी आप बोल सकते हो कि आपको अगर आप पूरा वो ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना चाहते तो आप एक किम करके रहता है वो आप पढ़ लेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगा उसमें क्या लिखा है। और आपको अगर उसका डिटेल्स में जानना है तो यू हैव टू रीड द फुल ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। और बाकी का है रिस्क। रिस्क जो है मैंने बोला आपको, हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग रिस्क होता है, ठीक है। वो रिस्क कहाँ से डेवलप होता है, वो रिस्क होता है कि वो पैसा कहाँ लगा रहा है। स्मॉल कैप में लगा रहा है तो उसका थोड़ा अलग रिस्क होगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप। लार्ज कैप का अलग रिस्क होगा एज़ कम्पेयर टू सिस्टमेटिक फंड्स जो हैं, सॉरी थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड है, उनके अलग रिस्क होंगे अपने। तो रिस्क वेरी करता रहेगा, जो हमेशा रहने ही वाला है। पर इतना ध्यान रखिए, सबसे कम रिस्क रहेगा वो डेट में रहेगा। डेट में भी किस में रहेगा, किस में रहेगा, डेट में भी जो गवर्नमेंट के बॉन्ड है उनमें सबसे कम होगा। और हाई रिस्क सबसे ज़्यादा क्या होगा, हाई रिस्क सबसे ज़्यादा होगा बहुत छोटा कंपनी है जो पेनी स्टॉक्स जो है उनमें उनमें सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होगा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना।
अब गाइस मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा. ओके. नंबर 1 इज न्यू फंड ऑफर इनिशिएट्स द इशू ऑफ. ठीक है. विच अमॉन्ग दिस आर इम्पॉर्टेंट डेट इन अ न्यू फंड ऑफर. Dash is a summarized version of the offer document. Which document discloses the name and background of fund manager, key personal, investment relation officer, AMC and its director, custodian, registrar, transfer agent and a statutory auditor. Which part of the offer document contains information about the particular scheme that is introduced? Who bear the initial issue expense? Investment in mutual fund unit involve investment risk such as trading volume, settlement risk, liquidity risk, default risk, including the possible loss of principal. Which risk factor are this? Risk arising from investment objective, investment strategy, asset allocation of the fund scheme, non-diversification is known as. Okay guys. तो गाइस इन सब के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए. मैं इसके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा. और गाइस आपका अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी अभी तक है, 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. अगर आपका डाउट किसी में भी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो. मैं पर्सनली सबका आंसर देता हूँ. ठीक है. तो मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि सबका क्वेश्चंस के मैं आंसर दे सकूँ और मैं डेफिनेटली दूंगा अपना नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा मेरा उसमें. तो गाइस जब तक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.